हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक नया टॉपिक। और आज के नए टॉपिक में हम कुछ नया सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमें पता है कि हमने लास्ट क्लास में फ्रूट्स एंड फ्रूट्स के टाइप बहुत डिटेल पढ़ा था और इवन एनसीईआरटी में भी उतना नहीं है। और हम ये श्योर हैं कि इतना अगर आप कर लेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगा देने वाला है, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। हमारा जो पहला टॉपिक है सीड, ठीक है? सीड स्टार्ट करते हैं और आज सीड को खत्म कर लेंगे। इवन कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे हम, जो सीड पर नहीं होगा, कहीं और से है पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो सीड क्या है? व्हाट इज़ सीड? अगर एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछे तो इसका आंसर आपके माइंड में आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कि सीड है क्या? तो आप ये लिखेंगे फर्टिलाइज़ ओव्यूल fertilized ovule is known as is known as is known as seed। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कह रहे हैं, ठीक है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम नाम दे रहे हैं सीड का, ठीक? तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज़ सीड? तो आप आंसर बताएँगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज़ सीड। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, इपोमिक्सिस जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, वहाँ पर है तो एक एक्सेप्शन है, वहाँ कर लेंगे। अभी के लिए जनरली इसका डेफिनिशन यही है। आपकी स्क्रीन पर कुछ सीड शो हो रहा होगा और आपने भी बहुत सारे सीड देखे होंगे और जनरली 2 टाइप के सीड आप अपने आस-पास देखेंगे। एक मोनोकॉट सीड एंड डाइकॉट यानी मोनोकोटिलिडॉन लिडिनस सीड एंड डाइकोटिलिडोनस सीड। तो हम उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। पार्ट्स ऑफ सीड की बात करें तो हमें एक सीड में कितने पार्ट मिलते हैं? आखिर एक सीड जो होता है हमारा, वो कितने पार्ट से मिलके बना होता है? तो जनरली एक सीड में 3 पार्ट होते हैं। एक उसका एम्ब्रियो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब ये तो भई सीड में होना चाहिए। सेकंड ये भी इम्पोर्टेंट है और थर्ड ये भी इम्पोर्टेंट है। सबका अलग-अलग फंक्शन है और अपने-अपने फंक्शन के बेसिस पर ये तीनों अपने लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ सीड में आपको हमने बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं सीड के। एम्ब्रियो, फूड स्टोरेज यानी सेकंड जो पार्ट है जिसको हम एंडोस्पर्म भी लिखते हैं। सेकंड पार्ट को आप लिख लो एंडोस्पर्म। तो फूड स्टोरेज एंडोस्पर्म कुछ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं इसलिए यहाँ पर फूड स्टोरेज लिखा गया है क्योंकि जो कोटिलिडॉन होते हैं, तो वहाँ पर एंडोस्पर्म डाइकोट सीड में जनरली एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है अपने अब सीड कोट की बात करें तो सीड कोट जो थर्ड पार्ट है आउटर कवरिंग है, ये सीड को प्रोटेक्ट करता है जब सीड जो है डोर्मेंसी फेज में होता है। तो जो सीड कोट है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है मतलब आउटर एंड इनर, ठीक है? आउटर और सेकंड कौन-सा होगा? इनर होगा सर, ठीक है? तो सीड कोट 2 टाइप में डिवाइड है, एक बाहर की साइड होता है, एक अंदर की साइड है, तो आउटर एंड इनर। आउटर वाले पार्ट को हम टेस्टा बोल रहे हैं, इसको हम टेस्टा के नाम से जानते हैं और इनर पार्ट को टेगमेन बोलते हैं, टेगमेन। तो आउटर टेस्टा है, इनर टेगमेन। एम्ब्रियो जो सीड का होता है, एम्ब्रियो जो सीड का है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सीड का, क्योंकि यही जर्मिनेट करता है। तो जनरली एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं हमारे। एक होता है उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और एक जो उसका पार्ट होता है कॉटिलिडॉन। तो 2 पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो में, एक उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और दूसरा कॉटिलिडॉन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल आता है, ठीक है? तो ईपी हाइपो हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसके आगे ही। तो पार्ट्स ऑफ सीड में इतने पार्ट आपको याद रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट डाइकोटिलिडॉन सीड मतलब जो हमारा पहला सीड का टाइप है, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी टाइप आप अगर सीड हम आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताएँगे क्या? 2 टाइप का सीड होता है, एक डाइकोटिलिडोनस सीड होता है और मोनोकोटिलिडोनस सीड होता है। डाइकोटिलिडोनस सीड में 2 कोटिलिडॉन होते हैं और मोनोकॉट में आपका एक ही कोटिलिडॉन होगा। तो जनरली जो डाइकोट सीड होते हैं हमारे उसका जो ये आउटर लेयर है, ये सीड कोट हम बोल भी रहे हैं इसको हम सीड कोट 2 पार्ट है आउटर एंड इनर में जिसको हम टेस्टा और टेगमन बोल रहे हैं। सीड का ये पार्ट जनरली आप एक पी प्लांट या पी सीड या फिर आप ग्राम में आपने देखा होगा, तो ये हाइलम एक स्ट्रक्चर है। ये स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी लिख रही है कि स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्फीयर लाइक होता है ये और ये हेल्प किसमें करता है? हेल्प कर रहा है अटैचमेंट टू
अटैचमेंट टू रेडिकल, सॉरी, रेडिकल याद आ रहा है, हाइलम। हाइलम, हाइलम जब आप ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो हाइलम से अटैचमेंट में हेल्प करता है। सॉरी, ये तो हाइलम खुद ही है, फनिकल हो गए यहाँ पर। हाइलम एक स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है, अटैचमेंट टू फनिकल। फनिकल, फनिकल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। माइक्रोपाइल, जो सीड में एक स्मॉल पोर होता है, तो माइक्रोपाइल क्या है? सीड में क्या होता है? ये स्मॉल पोर, स्मॉल पोर को ही क्या हम नाम दे रहे हैं? माइक्रोपाइल। थोड़ा-सा इधर लिखते हैं, स्मॉल पोर होता है, जिसको हम माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। और ये हेल्प किसमें करेगा? स्मॉल पोर हेल्प करता है जब सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर इंटर, एयर एंड वाटर इंटर थ्रू स्मॉल पोर या माइक्रोपाइल। तो डाइकोटिलिडोनस सीड, जो डाइकोट सीड होते हैं, उसमें आपको हमने एक स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है जिसमें हाइलम और माइक्रोपाइल दिखा रहा है ये। हाइलम जो है वो स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है, अटैचमेंट टू फनिकल, फनिकल ओव्यूल से अटैचमेंट में हेल्प करता है। अ, और उसके बाद नीचे का जो पार्ट है हमारा, उसके जस्ट एक नीचे जो है स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोल रहे हैं। स्मॉल पोर होता है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट होने वाला होता है, तो सीड को क्या चाहिए? सीड के अंदर जो एंजाइम्स हैं, वो उसको वाटर चाहिए, ठीक है? एंजाइम जनरली हमारे जो हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही काम करते हैं, तो वाटर चाहिए। और सीड के एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए एयर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए। देन ये स्मॉल पोर जो होता है सीड में, जो हमें दिखाई नहीं देता, जब सीड जर्मिनेशन करता है तो उस टाइम पे ये सीड जर्मिनेशन के टाइम पर एयर और वाटर इंटर करने में हेल्प करता है, किसके अंदर? सीड के अंदर, ताकि वो जर्मिनेट कर सके, ठीक है? अब नेक्स्ट जो उसके बगल में एक डायग्राम देख रहे हैं, जब हम ये सीड कोट निकाल दें, बाहर निकाल दें, तो 2 कोटिलिडॉन दिखता है। कोटिलिडॉन का नंबर 2 होना चाहिए, तो इसीलिए हम इसको डाइकोटिलिडॉन सीड यानी डाइकॉट सीड भी बोलते हैं। और उसके बाद उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस ये है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका प्लूम्यूल जहाँ से सूट बनता है। प्लूम्यूल से क्या बनता है? हमने पहले भी पढ़ रखा है इसी चैप्टर में, सूट बनता है। और ये रेडिकल है जहाँ से रूट बनता है। रेडिकल से क्या बन रहा है? रूट बन रहा है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जहाँ जिस पर जिसके आस-पास जो है 2 कोटिलिडॉन अटैच होते हैं। और जनरली डाइकॉट सीड में कोटिलिडॉन ही फूड स्टोरेज करता है। तो ये हम लिख सकते हैं हेल्प इन फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज, स्टोरेज इन डाइकॉट, सब में नहीं करता, डाइकॉट सीड में करता है फूड स्टोरेज का काम। ठीक है? आगे बढ़ें? इसको मतलब समझ में आ गया ना? चलो, इसमें याद क्या रखना है? माइक्रोपाइल का फंक्शन, माइक्रोपाइल स्मॉल पोर है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वाटर एंटर करने में हेल्प करता है। हाइलम स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ से फॉनिकल अटैच होता है। कोटिलिडॉन डाइकॉट का एक स्वेल पार्ट है, वेल डेवलप्ड पार्ट है जहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें 2 पार्ट इम्पोर्टेंट है, प्लूम्यूल और रेडिकल। प्लूम्यूल से सूट बनता है, रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है? अब आते हैं डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो चेक करो, डाइकॉट का एम्ब्रियो होता कैसे है? अभी हमने डिस्कस किया उसके जस्ट बगल में ही अभी था। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडॉन होता है, जो कि ये क्लास 12 के एनसीईआरटी का डायग्राम है जो हमने लिया है। ये प्लूम्यूल जहाँ से सूट डेवलप होता है, यहाँ से क्या बनेगा सर? अभी-अभी हमने बताया है कि सर सूट बनता है। और ये पूरा पार्ट अगर हम जिसको हम मार्क कर रहे हैं, ये पूरा पार्ट, आप मान लो ये पूरा पार्ट जो है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट। इस पूरे पार्ट को हम एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, पूरे पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस। जिसमें आपका प्लूम्यूल आ रहा है, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर का पार्ट एपिकोटाइल होता है, तो इसको हम एपिकोटाइल भी बोलेंगे। हाइपोकोटाइल के ऊपर का पार्ट क्या होता है? एपिकोटाइल होता है। ये हाइपोकोटाइल है, जस्ट नीचे वाला पार्ट। और उसके बाद जो लास्ट में एक पार्ट आता है जिसको हम रेडिकल, जहाँ से हमारा रूट डेवलप करेगा। एंड देन उसके जस्ट नीचे रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है। तो ये पूरा पार्ट होता है। तो ये जो आपको मार्क किया गया स्ट्रक्चर है, जो हम आपको मार्क करके दिखा रहे हैं, ये उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक? और पूरे एम्ब्रियो में, क्योंकि ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है, तो पूरे एम्ब्रियो में 2 पार्ट होते हैं। एक उसका कोटिलिडॉन होता है और दूसरा उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। तो 2 ही पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था। एक एम्ब्रियो में 2 पार्ट होता है। एक उसका कोटिलिडॉन जो ये दोनों है, यानी ये दोनों जो हैं वो उसका कोटिलिडॉन है पहला पार्ट। और दूसरा क्या है? ये जो प्लूम्यूल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, रेडिकल, रूट कैप, ये सब कुछ किसमें आ जाएगा? आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस में आ जाएगा। ठीक है? आगे बढ़े?
अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें मोनोकोटिलिडोनस सीड, क्योंकि हमने अभी बताया था कि जनरली हम प्लांट को भी 2 कैटेगरीज़ या 2 क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। तो उसके अंदर बनने वाले सीड भी डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड, जिसको हम डाइकोटिलिडोनस सीड एंड मोनोकोटिलिडोनस सीड भी बोलते हैं हम। तो जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं मोनोकोटिलिडोनस सीड, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अपने एनसीईआरटी में जाके चेक करो आप। मोनोकोटिलिडोनस सीड में जो उसका आउटर स्ट्रक्चर आप देखते हो, जैसे आपने एक मेज़ लिया, मेज़ मतलब कॉर्न जिससे बनता है हमारा। उसमें भुट्टा खाएँ आप, है ना? और पॉपकॉर्न, मूवी देखने जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न काफ़ी महँगा मिलता है, गाँव में चले जाओ ₹10 में बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये जो आउटर लेयर आप देखते हो, व्हीट का सीड तो सबने देखा होगा, व्हीट का सीड आपने सबने देखा है सर, हाँ सर, सबने देखा है। तो जो आउटर का कोट आपको जो दिखाई देता है, आउटर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देता है, वो उसका सीड कोट होता है और ये एक ड्राई फ्रूट्स है। कैसा फ्रूट है ये? ड्राई फ्रूट है। तो ड्राई फ्रूट में सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज़ हो जाते हैं। ये वाला पहला लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो आउटर लेयर आप देखते हैं मेज़ हो गया या जैसे मोनोकॉट, जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया और व्हीट हो गया, उसका आउटर जो वॉल आप देखते हैं रियल में सीड कोट नहीं है, वो सीड कोट के साथ फ्रूट वॉल भी है। तो हम ओवरऑल पूरा फ्रूट खाते हैं जिसके अंदर सीड भी है। ठीक है? तो सीड कोट और फ्रूट वॉल ये दोनों फ्यूज़ हो चुके होते हैं, एक-दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में मोनोकॉट के सीड आ रहे हैं। उसके जस्ट नीचे एल्यूरोन की लेयर है जो प्रोटीनियस लेयर है। प्रोटीनियस लेयर है। तो ये लेयर हो गई आपकी प्रोटीनियस लेयर। तो जिस सीड में प्रोटीनियस लेयर ज़्यादा होगी, वो सीड उस सीड में प्रोटीन ज़्यादा होता है। जैसे मेज में प्रोटीनियस लेयर ज़्यादा होते हैं। अब ये जो एल्यूरोन की लेयर है, आप देखिए ये कुछ इस तरीके से है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये एल्यूरोन की लेयर है और इसके बीच में एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। अब जस्ट एंडोस्पर्म के नीचे ये वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोनोकॉट में वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म है और जबकि इससे पहले हमने डाइकॉट सीड पढ़ा, इसमें कहीं पर एंडोस्पर्म हमने नहीं बताया है आपको। तो उसके आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा हमने कहा था। देखो, हमने डाइकॉट में एंडोस्पर्म कहीं नहीं दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। और अगर हम बात करें मोनोकॉट में तो वेल डेवलप एंडोस्पर्म है जहाँ पर फ्लूइड स्टोरेज होता है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी सीड के जर्मिनेशन के लिए। तो क्या डाइकॉट प्लांट के सीड के जर्मिनेशन के लिए फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती? पड़ती है सर, लेकिन उसका फूड स्टोरेज कोटिलिडॉन में हो जाता है। ठीक है? तो एंडोस्पर्म जहाँ पर फूड स्टोरेज हो रहा है, इसके जस्ट नीचे आप ये स्ट्रक्चर जो देख पा रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम स्कूटेलम बोल रहे हैं। रियल में मोनोकॉट सीड का ये कोटिलिडॉन है। कोटिलिडॉन जो है मोनोकॉट सीड का ये स्कूटेलम है। स्कूटेलम या वो मोनोकॉट सीड का क्या है कोटिलिडॉन। सिंगल कोटिलिडॉन होता है, इसलिए यहाँ पर हम मोनोकोटिलिडोनस सीड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कोटिलिडॉन है वो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 कोटिलिडॉन, यानी सिंगल कोटिलिडॉन है, सिंगल लिखते हैं। सिंगल कोटिलिडॉन होता है इसलिए मोनोकोटिलिडॉन बोलते हैं। ग्रासेस में कोटिलिडॉन का नाम स्कूटेलम हो जाता है। तो जो ग्रासेस फैमिली होती हैं मोनोकॉट फैमिली, उसमें कोटिलिडॉन का नाम स्कूटेलम हो जाता है। तो इसलिए ये जो मेज़ है वो ग्रास में आता है, व्हीट भी ग्रास में आता है, तो वहाँ कोटिलिडॉन के प्लेस पे स्कूटेलम नाम रखा गया है। तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना। यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि मोनोकॉट में कोटिलिडॉन का नाम क्या है? तो स्कूटेलम, ठीक है? और जो हम मोनोकॉट सीड का आउटर वॉल देखते हैं, वो है क्या रियल में? तो बहुत बच्चे बताते हैं सर सीड कोट है, नहीं, सीड कोट के साथ रूट वॉल फ्यूज़ हो चुकी है। अब आते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो इतने पार्ट आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें ये 3 पार्ट मतलब जो ये पार्ट्स आ रहे हैं, जनरली 4 हैं। प्लीम्यूल जहाँ से आपका शूट डेवलप होता है, रेडिकल जहाँ से रूट डेवलप होता है, तो प्लीम्यूल को कवर करने के लिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कोलियोपिटाइल बोल रहे हैं। और रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोराइज़ा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी रूट कैप नहीं है। मोनोकॉट रूट में आप देखेंगे आप यहाँ पर रेडिकल से तो रूट कैप आपको नहीं दिखने वाला है यहाँ पर। तो कोलियोराइज़ा है यहाँ पर, जो प्रोटेक्ट करता है उसको। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस में ये पार्ट आते हैं। ठीक है? और उसके बाद जनरली हमने क्या बताया कि सीड में 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक हो गया उसका एंडोस्पर्म, ठीक? जो उसका फूड स्टोरेज करता है, दूसरा उसका कोटिलिडॉन और तीसरा हो गया उसका एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ठीक? ये 3 पार्ट हमने देखा था।
लेकिन डाइकॉट में 2 ही पार्ट होता है क्योंकि उसका जो एंडोस्पर्म है वो रिड्यूस हो जाता है और उसमें उसके कोटिलिडॉन में फूड स्टोरेज हो जाता है, तो उसमें हमें 2 ही पार्ट दिखता है, ठीक? अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो एंडोस्पर्मिक सीड जिसको एल्बुमिनस सीड भी बोल रहे हैं। व्हाट इज़ एंडोस्पर्मिक सीड? तो याद रखना है आपको, दोज़ सीड दोज़ सीड हैव वेल डेवलप्ड वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म। ऐसे सीड जहाँ पर वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म होते हैं, उसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं। तो आप ये लिख सकते हैं ऑल मोनोकॉट सीड मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक सीड एंडोस्पर्मिक सीड आर एल्ब्यूमिनस सीड। एंडोस्पर्मिक को एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, आर एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है? इसका एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना है आपको, कहीं भूलना मत इसको गलती से भी। ऑर्किड ऑर्किड जो होता है ये मोनोकॉट होता है। ऑर्किड कैसा है? मोनोकॉट सीड है, पर ये नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है ये। तो ये याद रखना है, एक्सेप्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे सर एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, एल्ब्यूमिनस सीड क्या है? तो आप बताएँगे दो सीड हैव वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म, यानी ऐसे सीड जिसमें वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म होते हैं, तो उसको हम एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। उसका एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कोई पूछे तो ऑल मोनोकॉट सीड को आप बता सकते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है ऑर्किड। ऑर्किड मोनोकॉट सीड है, बट ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, ठीक है? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है आपका, मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं। अब नेक्स्ट आता है नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, तो इसमें आप ये याद रखेंगे, दोज़ सीड दोज़ सीड नॉट हैव, या आप दोज़ सीड हैव रिड्यूस रिड्यूस एंडोस्पर्म रिड्यूस एंडोस्पर्म that seed is known as is known as non endospermic seed, non endospermic seed। तो उस सीड को हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोल रहे हैं, यानी आपको ये याद रखना है। दो सीड हैव रिड्यूस एंडोस्पर्म, ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म रिड्यूस होता है, मतलब वेल डेवलप नहीं होता, रिड्यूस होता है। इसमें वेल डेवलप क्या होता है सर? इसमें होता है वेल डेवलप कॉटिलिडॉन, वेल डेवलप कॉटिलिडॉन जहाँ पर फूड स्टोरेज होता है, ठीक है? जहाँ पर फूड स्टोरेज होता है। तो ऐसे सीड जहाँ पर एंडोस्पर्म क्या है? रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? तो आप ये याद रख सकते हैं, ऑल डाइकॉट सीड डाइकॉट सीड आर नॉन एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक, या फिर आप लिख सकते हैं एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है? तो आप पहले क्या याद रखा आपने? दोज़ सीड हैव रिड्यूस्ड एंडोस्पर्म, ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म वेल डेवलप नहीं है, रिड्यूस हो चुका है, उस सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोल रहे हैं। तो कौन-कौन से सीड होते हैं जो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आते हैं? तो डाइकॉट सीड जो हमारे होते हैं, वो आपके नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। और इसमें भी एक्सेप्शन है, जो आपको याद रखना है, एक्सेप्शन ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट, ये बात याद रखनी है। आपके एनसीईआरटी में एक एक्सेप्शन दिया है कैस्टर। कैस्टर जो होता है ये एक डाइकॉट सीड है। इसके बाद सोलिनेसी, अब सनफ्लावर ले लो, सनफ्लावर ये भी डाइकॉट में आता है। सोलेनेसिएई फैमिली पूरी
सोलेनेसियाई फैमिली पूरी जो है आपकी डाइकॉट है। तो ये जो 3 प्लांट का नाम हम लिखे हैं जिसमें कि एक फैमिली है। इस ये तीनों डाइकॉट होते हैं, पर ये तीनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ये तीनों कैसे सीड होते हैं? एंडोस्पर्मिक एंडोस्पर्मिक सीड। जबकि ये तीनों कैसे हैं? डाइकॉट। ये सब के सब हैं डाइकॉट। ये डाइकॉट सीड तो हैं, पर सब के सब एंडोस्पर्मिक हैं, क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि सभी डाइकॉट सीड जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। लेकिन ये एंडोस्पर्मिक हैं तो इसलिए एक्सेप्शन में आए हैं। कैस्टर, सनफ्लावर, सोलेनेसियाई फैमिली पूरी सोलेनेसियाई फैमिली के सारे मेंबर एंडोस्पर्मिक होते हैं। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट मतलब सीड का टॉपिक बच्चे अब तक मतलब यहाँ तक तो फिनिश हो गया है। हमने सीड में जितना भी डिटेल करना था एनसीईआरटी से हमने उतना कर लिया। आपके एग्ज़ाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है और इससे कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो हम जब मॉर्फोलॉजी सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, तो वहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ ही। ठीक है? मतलब कुछ 1-2 पॉइंट ऐसा होगा जो शायद यहाँ पर ना हो, जैसे एपोमिक्सिस हमने नहीं पढ़ा है और कुछ एक और पॉइंट हो सकता है जो मिस हो यहाँ पर, लेकिन वो क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। अभी जो हम एक्स्ट्रा डाटा इन्फ्लोरेसेंस का करने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, पर इम्पोर्टेंट है तो इसलिए कर लेना है इसको भी। हमें छोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 हमें इन्फ्लोरेसेंस करने हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो सीड का टॉपिक खत्म हो गया है। अब हमने रेसिमोस पढ़ा था। तो रेसिमोस से हम पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसका आंसर बताइए। रेसिमोस में किस टाइप का डेवलपमेंट एक्रोपिटल है या बेसिपिटल है? ठीक है? और उसमें कौन से 2 फैमिली आती हैं, वो हमें बताएँ। तो रेसिमोस के कुछ टाइप हैं जिसमें पहला टाइप आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कैक्टीन। कैक्टीन में आपको मुलबेरी का एग्ज़ाम्पल याद रखना है। इसमें एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है मुलबेरी का, मुलबेरी। इसमें कैक्टीन में क्या होता है कि जो यहाँ मुलबेरी है, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। तो कैक्टीन में एग्ज़ाम्पल याद रखना मुलबेरी ये रेसिमोस का एक टाइप है। स्पैडिक्स का जो एग्ज़ाम्पल याद रखना है, उसमें आपको मेज याद रखना है, मेज और बनाना। मेज़ एंड बनाना वो रेसिमोज़ में ही आता है और वो स्टैटिक्स टाइप का रेसिमोज़ जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है। इसमें आपको जो ऊपर या आप मेज़ खाए होंगे, भुट्टा खाए हैं, कभी मार्केट से लेकर आएँगे घर पे, तो जो ग्रीन कलर का आप जो उसके ऊपर छिलका होता है, जो आप बाहर निकालते हैं, वो उसका ब्रैक्ट होता है। जैसे यहाँ पर बनाना के ऊपर हम दिखा रहे हैं, ये इसका ब्रैक्ट है, जिसको हम रिड्यूस्ड लीफ बोल देते हैं ना। तो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, जो पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, वो ब्रैक्ट से कवर होता है। तो ब्रैक्ट कवर कर लेता है पूरे इन्फ्लोरेसेंस। इसमें स्पैटिक्स में मेज़ और बनाना के एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम को हम रेसिमोस हेड भी बोलते हैं। रेसिमोस हेड के नाम से भी जानते हैं इसको। अ, हेड इसका जो एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, वो सनफ्लावर याद रखना है। सनफ्लावर ये इसका एग्ज़ाम्पल है। इसमें 2 तरह के फ्लावर्स दिखेंगे जो सबसे कॉर्नर पे फ्लावर होते हैं, उसको हम रे फ्लावर बोल रहे हैं, रे फ्लावर। और जो मिड में जो फ्लावर होते हैं हमारे उसको हम डिस्क फ्लावर बोलते हैं, डिस्क फ्लावर। जो डिस्क फ्लावर होता है हमारा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर ये आया हुआ है क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ अगर सॉल्व करेंगे। तो डिस्क फ्लावर कैसा फ्लावर है? तो बाइसेक्सुअल यानी मेल एंड फीमेल सेक्स जो ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर में प्रेज़ेंट है। और जो रे फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर होता है। रे फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर बोल सकते हैं। फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर या फिर ये स्टेराइल फ्लावर भी हो सकता है पर आपको बस ये याद रखना है जनरली फीमेल फ्लावर होता है। तो रे फ्लावर यानी 2 टाइप का फ्लावर है, जो साइड में सबसे कॉर्नर पे है, वो रे फ्लावर बोल रहे हैं, जो बीच में आ गया है, उसको हम डिस्क फ्लावर बोलते हैं। डिस्क फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और जो रे फ्लावर होता है वो कैसा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर होता है। तो कैपिटुलम का एग्ज़ाम्पल है सनफ्लावर। सनफ्लावर नॉट अ सिंगल फ्लावर, वो कंप्लीटली एक इन्फ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं है, पूरा का पूरा वो इन्फ्लोरेसेंस है। मैरीगोल्ड भी है, ठीक है? मैरीगोल्ड भी है। तो ये 2 एग्ज़ाम्पल याद रखना सनफ्लावर पर इससे पूरा क्वेश्चन आया कि सनफ्लावर क्या एक सिंगल फ्लावर है? नहीं सर, सिंगल नहीं है, वो पूरा का पूरा रेसिमोज़ है सॉरी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है यानी कि बहुत सारे फ्लावर उसके अंदर होते हैं, ठीक? नेक्स्ट स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में एक इन्फ्लोरेसेंस आपको याद रखना है हाइपेनथोडियम। बस एक ही याद रखना है, पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, पर ज़रूरत नहीं है आप में। हाइपेनथोडियम का जो एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, आपका जो फिग
जिसमें हम फ़ाइकस लिखते हैं इसको, फ़ाइकस। ये जिसके अंदर जनरली हमारे 3 प्लांट आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। एक आपका पीपल और एक आपका बनियान ट्री और एक अंजीर। ये 3 आते हैं आपके। तो हाइपेंथोडियम एक इन्फ्लोरेसेंस है जो फ़िग प्लांट में दिखता है। फ़िग में 3 प्लांट आते हैं, पीपल हो गया, बनियान हो गया, अंजीर हो गया। तो जो इसमें आप देखे होंगे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जो उसके फ्रूट्स बनते हैं, वो रियल में पहले जो उसका फ्लावर होता है, वो हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। यानी पूरा एक सिंगल फ्लावर नहीं है, उसमें बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस है। जनरली हाइपेंथोडियम टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में 3 एक ही इन्फ्लोरेसेंस में 3 टाइप के फ्लावर दिखेंगे आपको। जो सबसे ऊपर होता है उसको मेल फ्लावर बोल रहे हैं। बीच में जो होता है उसको हम न्यूट्रल फ्लावर बोल रहे हैं और जो सबसे नीचे के साइड होता है 3rd नंबर पे उसमें फीमेल फ्लावर होता है। यानी अगर हम बात करें तो ऊपर के साइड मेल फ्लावर है और बीच में जो आपके हो गए वो न्यूट्रल फ्लावर हैं और जो नीचे के जो फ्लावर होते हैं आपके कैसे फ्लावर होते हैं फीमेल फ्लावर होते हैं। तो ये आपका फ्लास्क शेप्ड है। कैसा शेप्ड है जो इसका स्ट्रक्चर है आउटर ये आपका रिसेप्टिकल यानी थैलेमस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? फ्लास्क शेप फ्लास्क शेप। यहाँ पर लिखा है ना रिसेप्टिकल जिसको थैलेमस बोल रहे हैं, तो फ्लास्क शेप्ड ऐसे फ्लास्क की तरह है। इसमें जो फ्लावर अटैच है वो कुछ मेल फ्लावर ऊपर है, फिर न्यूट्रल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर जस्ट नीचे है। तो इसमें 3 टाइप के फ्लावर दिखेंगे आपको। तो हाइपेंथोडियम का एग्ज़ाम्पल याद रखना है, फिग यानी फाइकस जिसमें पीपल, बनियान, अंजीर ये 3 प्लांट्स आते हैं हमारे ट्री आते हैं इसके अंदर जिसके फ्लावर के अंदर वो पूरा फ्लावर नहीं होता, उसका पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें 3 टाइप के फ्लावर होते हैं, मेल सबसे ऊपर, बीच में न्यूट्रल होता है और लास्ट में होता है फीमेल। ठीक है? और जो उसका रिसेप्टिकल होता है, थैलेमस होता है, वो फ्लास्क शेप्ड बस यहाँ तक करना है, ये एक्स्ट्रा डाटा डाटा था जो इम्प्रेशंस का था, जिसमें हम रेसिमोस के कुछ टाइप देखे हैं। आई थिंक हमने 3 टाइप पढ़ा है रेसिमोस का और स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में हाइपेंथोडियम हमने डिस्कस किया है। इतना ही आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इस चैप्टर में केवल एक टॉपिक बच गया है, वो है हमारा क्या? वो हमारा इस चैप्टर में बचा है, जो हमारी फैमिली 3 फैमिलीज़ हैं आपके बुक में जो डिटेल है, तो हम उसको एनसीईआरटी से ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ने वाले हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो हमने सारी फैमिली का जो फीचर था ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। उसका फ्लोरल फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट है तो इसलिए हम उस सारे फ्लोरल फ़ॉर्मूला को डिटेल कर रहे हैं। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया हो। इसके साथ आप करेंगे क्या जाकर कि 3 काम जो रेगुलर करना है आपको क्योंकि इसी से सिलेक्शन मिलने वाला है। मेरे एनसीईआरटी की रीडिंग करो, एनसीईआरटी मस्ट है। जो बच्चे ये सुनने के बाद भी एनसीईआरटी स्किप कर रहे हैं, सिलेक्शन से दूर होते जाएँगे आप। एंड देन एनसीईआरटी की अगर आप रीडिंग कर लिए तो काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो आपका एमसीक्यू बुक का प्रैक्टिस करना या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करना या कहीं से आपने कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखा है, तो उसको सॉल्व करना। आप आपको ये पता चले कि जो सर या टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ाए हुए वो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं, देन वो हमारे टीचर हमारे लिए अच्छे नहीं होंगे। ठीक है? तो आपसे वो सारे क्वेश्चन बनने चाहिए जो इस टॉपिक से पढ़ाया गया है और लास्ट 10 ईयर के तो बनने ही चाहिए आपसे। ठीक? तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ। करना क्या है आपको? कुछ नहीं, पढ़ाई करो जाके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल ऑफ यू।